चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही तिब्बत के बारे में बात करते हैं। तिब्बत हमारा पड़ोसी देश, ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देश। पहले तो जो है वो हिस्सा बहुत ही करीब था, लेकिन बाद में जो है वो चीन ने इसे अपने हिस्से में डाल लिया, तब से ये हमारा पड़ोसी देश हो गया है। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इनके राजा का जो नाम था वो नाम क्या था? सोसांग नेम्पो, ठीक है। सोसांग नेम्पो जो है वो यहाँ के राजा का नाम था। और बौद्ध धर्म का प्रसार तिब्बत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। देखिए वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु माने जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है दलाई लामा। क्या बोला जाता है दोस्तों? दलाई लामा। आपने बहुत सारे पिक्चर्स और मूवीज़ में जो है वो देखा होगा, बिल्कुल रेड कलर के कपड़े जो है वो ये पहनकर और ये वस्त्र जो है वो धारण करके जो है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार ये लोग किया करते हैं। और इनके जो धर्म गुरु हैं उनका नाम क्या है? दलाई लामा। और वर्तमान में इनका जो निवास स्थान है वो भारत के अंदर ही है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इन्होंने जब चीन ने जो है वो तिब्बत को कैप्चर किया, तिब्बत को अपने हिस्से में लिया, तो इन्होंने जो है वो चीन जाने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा घर जो है वो भारत ही है और मैं भारत में ही रहूँगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, भारतीय विद्यालयों में जो है तिब्बत के निवासी क्या करते थे? भारतीय विद्यालयों में अध्ययन करते थे। अब भारतीय विद्यालय, विश्वविद्यालयों के नाम मैंने आपको गिनाए थे 3, वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, वहाँ पर ये लोग पढ़ाई करते थे। और बौद्ध ग्रंथ की जो भाषा है वो भी कैसी थी? तिब्बती थी। मतलब तिब्बत भाषा में बौद्ध ग्रंथ जो लिखे हुए थे उन ग्रंथों के अंदर इन्होंने क्या किया? उन्हें ट्रांसलेट किया, या यूँ कह लीजिए कि उन्हें बदला और तिब्बती भाषा में लिखा, जिससे कि यहाँ के लोग उस ग्रंथ को जो है वो समझ सके, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और आगे ले चलूँगा आपको, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखें चीन के बारे में जो है वो बात करते हैं। चीन क्या है? एक बहुत बड़ा देश है हमारा। देखिए चीन का अगर विवरण की बात करें हम, तो चीन का विवरण जो है वो महाभारत और मनुस्मृति इन दोनों ही जगहों में मिलता है। चीन का जो विवरण है वो महाभारत एक ग्रंथ है हमारा, बहुत बड़ा जो है ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जो है वो 1 लाख, आपको जानकारी देना चाहूँगा, देखिए 1 लाख श्लोक जो है वो महाभारत के अंदर दिए हुए हैं। महाभारत की कहानी आपको अच्छे से पता है, 2 भाइयों की कहानी है, ठीक है ना। पांडवों और कौरवों की कहानी और उस लड़ाई की पूरी गाथा जो है वो महाभारत पे टिकी हुई है, ठीक है। मनु हमारे महान विचारक जो थे, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। और इस मनुस्मृति में भी जो है वो चीन का उल्लेख मिलता है। जो चीनी यात्री भारत आए क्या करने के लिए? भारत की उस संस्कृति को, भारत की उस वैभव को देखने के लिए, फील करने के लिए कि चलो भारत एक बार चले तो सही। इतनी तारीफ जो है वो भारत की सुनी है तो भारत देश में जो है वो घूमने के लिए चलते हैं। और चीनी यात्री कौन कौन से हैं? फाइयान, अभी हमने जो है इसके ऊपर बात की थी कि फाइयान जो है वो किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। हेवनसांग कब आए थे? तो हेवनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आए थे। और इत्सिंग जो है वो कब आए थे भैया? तो इत्सिंग जो है वो हर्षवर्धन का जो समय जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में जो है वो इत्सिंग आते हैं। और उस समय भारत में जो एक केंद्रीय शासक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि अंतिम हिंदू सम्राट जो है वो किसे माना जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट जो है वो प्राचीन समय में हर्षवर्धन को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। जानकारी यहाँ तक जो है वो मैं दे चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इससे, और आगे जो है वो मैं आपको और जानकारी दूंगा इसके बारे में। देखिए चीन के बारे में ही अभी और जानकारी लेनी है हमें। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की इस किताब में चीनी रेशम का, देखिए दोस्तों, चीनी रेशम का विवरण जो है वो प्राप्त होता है। इस किताब में जो है वो चीनी रेशम के बारे में, चीन में पैदा किए जाने वाले रेशम के बारे में जो है वो बात बताई गई है कि चीन में जो है वो रेशम की रेशम जो है वो पैदा किया जाता है। भारत और चीन के संबंध की संबंध जो है वो गहरा, घनिष्ठ और उज्जवल बनाने में भारतीय मनीषियों तथा धर्म प्रचारकों को जितना श्रेय दिया जाए उतना चीनी विद्वान और बौद्ध भिक्षुओं को भी है। मतलब चीन की तरफ से चीन के जितने जो विद्वान थे उनका, और भारत की तरफ से भारत के जितने भी भिक्षु थे उनका, उन सभी ने जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ में क्या किया? मिलकर जो है वो कल्चर को एक्सचेंज किया, कल्चर को बदला। आज देखिए कि चीन का जितना भी फूड होता है वो भारतीय लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चीन के अंदर जो है वो भारतीय जो फूड है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। क्यों? ये हमारी संस्कृति का आदान प्रदान है। और ये संस्कृति का आदान प्रदान आज का नहीं है, 10 सालों का नहीं है, 100 सालों का नहीं है, हज़ारों साल पुराने समय से जो है हम लोग ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, ठीक है। कई चीनी यात्री विकट एवं दुरह स्थल
जलमार्ग की कठिनाइयों को झेल कर भारत आए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो झेल कर, बहुत प्रॉब्लम जो है उसको फेस करके और उसके बाद में भारत आए। किस लिए? संस्कृत भाषा सीखने के लिए। देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए जो है ये लोग यहाँ तक आते थे और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में जो है वो अध्ययन करने के लिए ये लोग आते थे। तो चीन के साथ में हमारे जो संबंध है वो पुराने समय से ही चले आ रहे हैं और बड़े ही घनिष्ठ और उज्जवल संबंध जो हैं वो हमारे इनके साथ में हैं। आगे बढ़ूंगा दोस्तों इसी के साथ। थोड़ा सा चीन की बात हमने कर ली दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग कंबोज की। देखिए कंबोज क्या है, तो कंबोज हिंदी चीनी राज्यों में सर्व प्राचीन, सबसे ज़्यादा जो है वो प्राचीन राज्य कौन सा है? कंबोज है। और इस कंबोज का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम जो है इसका वो है कंबोडिया, ठीक है। लेकिन चीनी साहित्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चीनी साहित्य में इसे जो है वो फूनान के नाम से जाना जाता है। तो एक जगह के 3 तरीके के नाम हो गए, एक कंबोज, दूसरा वर्तमान नाम क्या? कंबोडिया, और तीसरा चीनी साहित्य में इसे क्या कहा गया? फूनान। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन उड़ते हैं, ध्यान रखिएगा इनका। देखिए, जिसकी स्थापना किसने की? कौंडिन्य नामक भारतीय ने की थी। ध्यान रखिएगा, कौंडिन्य नामक एक राजा थे जो भारतीय थे, उन्होंने विदेश में जाकर कंबोज नामक इस जगह की जो है वो क्या की? स्थापना की। निवासी यहाँ के कैसे थे? बिल्कुल असभ्य। असभ्य का मतलब सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, ठीक है। और इन्हें जो है वो वस्त्र पहनाना भी जो है वो भारतीयों ने ही सिखाया था। देखिए, हमने दुनिया को जो है वो क्या दी है? संस्कृति दी है, सभ्यता दी है कि आपको ऐसे जीना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति के ऊपर हमें हमेशा क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए दोस्तों कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है असभ्य लोगों को क्या किया? सभ्य बनाने का जो है वो काम किया। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी उसे सही करके दिखाया है भारतीयों ने। कंबोज के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए कंबोज में क्या है? अंगकोर वाट। अंगकोर वाट जो है वो एक विष्णु मंदिर है दोस्तों, जो अंगकोर वाट के नाम से ही जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया था? सूर्यवर्मा ने, ठीक है। सूर्यवर्मा द्वितीय नाम के एक राजा हुआ करते थे, ध्यान से सुनिएगा। सूर्यवर्मा नाम के जो है द्वितीय नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने 1112 में, कब? 1112 ईस्वी में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा कि विश्व का सबसे पुराना, व पुराना तो नहीं कह सकते, प्राचीन तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि विष्णु मंदिर जो है वो और भी बने हुए हैं भारत के अंदर, लेकिन उस जगह पे कंबोज पे जो है वो विश्व का जो है वो सबसे पुराना व बड़ा मंदिर, विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर जो है हिंदू देवी देवताओं में, वो कहाँ पर बना हुआ है? अंगकोर वाट में बना हुआ है दोस्तों। और ये किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय नामक एक राजा ने जो है वो बनवाया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आगे देखिए, दूसरा एक और देश जो है उसका नाम आ गया हमारे सामने, चंपा, ठीक है। इसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आधुनिक नाम जो है वो है वियतनाम, और ये भारतीय उपनिवेश हुआ करता था उस समय, ठीक है। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। देखिए क्या क्या जानकारी है इसके बारे में हमारे सामने। देखिए, जो राजवंश है उस राजवंश के अंदर भद्रवर्मा नाम के व्यक्ति जो थे वो क्या थे? भद्रवर्मा नाम के व्यक्ति ने जो है इस राजवंश की शुरुआत की थी। वियतनाम, बार में वापस से बता रहा हूँ, भारतीय उपनिवेश है। कैसा उपनिवेश? एक भारतीय उपनिवेश है। कैसे? व्यापारिक तौर पर। कैसे? व्यापारिक तौर पर, क्योंकि हम जो है वो किसी को गुलाम बनाकर किसी को झुकाने की तो बात करते ही नहीं है कभी भी, ठीक है ना। तो आधुनिक नाम इस चंपा का क्या है? वियतनाम। और भारतीय उपनिवेश जो है वो उस समय में ये व्यापारिक केंद्र होने की वजह से था, ठीक है। और देखिए इनके राजाओं के नाम, जिसमें गंगराज, पांडुरंग, भृगु और हरिवर्मन, ये ऐसे राजा हैं जो उस समय में क्या करते थे? यहाँ पर शासन करते थे, ठीक है। तो वर्मा वंश के, या यूं कह लीजिए कि यहाँ पे जो राजवंश थे उसमें ये राजा जो हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हमसे जुड़े हुए थे। हमसे मतलब भारत से जुड़े हुए थे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे। देखिए चंपा के बारे में कुछ बातें और करनी है हमें। क्या कि चंपा में भारत की ही बात थी, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मैंने आपको बताई थी दोस्तों। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? तो प्राचीन समय में या वैदिक समय की अगर बात करूं तो वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 तरह की होती है, ठीक है। और 4 तरह की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं कौन? ब्राह्मण, ठीक है। दूसरे पे आते हैं कौन? क्षत्रिय, ठीक है। तीसरे पे कौन आते हैं? वैश्य। और चौथे पे आते हैं शूद्र, ठीक है दोस्तों। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये
चार वर्ण व्यवस्था जो है, चार तरह की जो वर्ण है, ये वर्ण हमारे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो है वो चलना शुरू हुए थे, और यह वर्ण व्यवस्था जो है वो चंपा के अंदर भी विद्यमान थी। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय पोशाकों का प्रयोग करते थे ये लोग, भारतीय पोशाक पहनते थे, भारतीय जो पोशाकें होती हैं उन पोशाकों का इस्तेमाल जो है, उन कपड़ों का इस्तेमाल जो है वो चंपा के लोग भी करते थे। हिंदू पंचांग भी प्रचलित था। पंचांग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर। तो कैलेंडर जो है वो भी वहाँ पे प्रचलित था, वो लोग इसका उपयोग करते थे। संस्कृत वहाँ की राजभाषा थी। अरे वाह, ये देखिए सबसे जानदार और बढ़िया शानदार बात क्या हुई कि राजभाषा जो क्या थी वो थी संस्कृत। भारत की भी राजभाषा जो है वो संस्कृत नहीं है, हिंदी है, लेकिन चंपा की जो है वो उस समय में राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग अगर कहीं पर किया गया है दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग अशोक के द्वारा, अशोक कौन? अशोक मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो उनके अभिलेख हैं, जो उनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख हैं, उन अभिलेखों के अंदर ब्राह्मी जो लिपि है उसका प्रयोग किया जाता था, और इसी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग चंपा के लोग भी किया करते थे। मंदिरों के निर्माण में चालुक्यों की स्थापत्य कला निर्माण शैली का अनुसरण होता था। चालुक्य कौन होते थे? चालुक्य दक्षिण भारत का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वंश था, जिन्होंने दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, और चंपा में भी चालुक्य की स्थापत्य कला शैली का क्या किया जाता था? उस शैली से जो है वहाँ पे निर्माण किया जाता था, उनका अनुसरण किया जाता था। तो देखिए, भारत में नहीं है ये जगह, भारत से ये जगह बाहर है, फिर भी देखिए भारतीय पोशाकों का, वर्ण व्यवस्था का, हिंदू पंचांग का, संस्कृत राजभाषा का, आज भारत में अगर देख लें तो हिंदू पंचांग जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता दोस्तों। हिंदू पंचांग जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह या त्योहारों के समय में करते हैं।